अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज नाइट सादिया अफजाल के साथ। नाज़रीन, हुर्मत वाले महीने मुहर्रम उल हराम का आगाज हो चुका है। मुहर्रम के ही महीने में करबला के मकाम पर हक और बातिल के दरमियान एक ऐसा मार्का हुआ कि जिसने हक और बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी और दुनिया को ये बता दिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। और यही हक और बातिल की लड़ाई आज भी जारी है। अगर आज के हालात का जिक्र करें तो आज भी हमें खून की होली खेलती हुई नजर आती है और साथ ही साथ बहुत सारे बेगुनाह ऐसे हैं जो इसमें रोजाना के हिसाब से मारे भी जाते हैं। फलस्तीन का जिक्र कर लें, इराक का जिक्र कर लें, अफगानिस्तान हो या शाम, और अगर अपने मुल्क पाकिस्तान का जिक्र कर लें तो यहाँ पर आपको बलूचिस्तान भी नजर आता है, यहाँ पर आपको फाटा भी नजर आता है, यहाँ पर आपको कराची भी नजर आता है, जहाँ रोजाना दर्जनों बेगुनाह इंसान अपनी जानों से हाथ धोते चले जा रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमती इक़दाम का बहुत जिक्र किया जाता है। हुकूमत की कोशिश होती है कि अमन अमान को बहाल किसी तरीके से रखा जाए और अपनी समझ के मुताबिक वो जो इक़दाम हर हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन साथ ही साथ हम एक और वजह भी करार देते हैं इन तमाम फसादात को, और ये कहा जाता है कि जी मजहबी फिरकावारियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमारे आपस के मजहबी इख्तलाफात या दीगर इख्तलाफात इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि इंसानियत के दुश्मनों को खुल्लम खुल्ला इन बेगुनाहों को कत्ल करते भी वो हमें नजर आते हैं और उन्हें अपना खेलने का मौका भी मिल जाता है। आखिर क्या वजह है कि जिस इस्लामी रियासत में हम रहते हैं, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहां पर मजहबी फिरकावारियत इतनी ज्यादा क्यों होती चली जा रही है, और जहां पर हम हुकूमती इक़दामात में इस्लाह की गुंजाइश का जिक्र करते हैं वहां पर आखिर हमारा अपना किरदार क्या होना चाहिए, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची में हमारे साथ हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के। हाजी हनीफ तैयब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जहां पे हम अपने इन दोनों उलमा कराम से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए इस मजहबी फिरकावारियत को खत्म करने के लिए, वहां पर आज पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि जी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुहर्रम का महीना सुकून से और अमन अमान से गुजर जाए, इसके लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस हवाले से भी शख्सियात मौजूद होंगी। आईजी इस्लामाबाद बिनियामीन से हम बात करेंगे, आईजी पंजाब हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इकबाल महमूद साहब सीसीपीओ कराची वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे, हामिद शकील साहब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कोयटा हमारे साथ मौजूद होंगे, और एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद अफरीदी साहब से भी हम बात करेंगे, पेशावर से हमारे साथ लाइन पर होंगे। अल्लामा साहब, सबसे पहले मुहर्रम का महीना है, मजहबी फिरकावारियत जो है हमें पूरा साल नजर आती है लेकिन इस महीने में खासकर बढ़ जाती है, या इसके जो भी अवामिल हैं, आप मुझे बताइए कि आखिर हमारे मुल्क में ये चीज आपको इतनी शिद्दत इख्तियार करती क्यों नजर आ रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतने अहम प्रोग्राम में और इतने अहम मौजू के हवाले से याद फरमाया। पाकिस्तान जिन बहरानों का शिकार गुज़श्ता इन 3 दहाइयों में रहा है, उससे मेरा ख्याल है किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इनके पीछे खारजी और बैरूनी ममालिक का हाथ रहा है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से जिस तरह से फिरकावाराना फजा पैदा करने की कोशिश की गई और कुफर के फतवे सादर होने लगे और मदारिस को और मसाजिद को जिस तरह से दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से नई ब्रीड तैयार की गई जो माशरे में नफरतें फैलाए, और उसके नतीजे के तौर पर आज हम तालिबानाइजेशन के नाम पर एक पूरी मूवमेंट देखते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनके पीछे यकीनी तौर पर अमरीकी इस्तेमार और बाकी ममालिक मौजूद हैं और उन्हीं के सरमाए से ये सब कुछ होता चला जा रहा है। जो हम माशरे के अंदर फजा देखते हैं, देखें इंडिया में यही लोग रहते थे और अब भी रहते हैं। वहां पर मुहर्रम की अज़ादारी भी होती है, जुलूस भी निकलते हैं और रबीउल अव्वल में खुशियां भी मनाई जाती हैं और ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी निकलते हैं। न वहां पर खुदकुश हमला होता है, न वहां पर कोई टारगेट किलिंग होती है, न इस तरह के फसादात वजूद में आते हैं, जबकि तकसीम से पहले ये दोनों एक थे। आपको वो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा मुसलमान और वो सुन्नी शिया में न सिर्फ मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नजर आते हैं बल्कि शिया और सुन्नी भी इकट्ठे नजर आते हैं। यानी आप देखें ना कि 2 साल पहले जब कराची में वाकया हुआ आजादारी के जुलूस में और आशूर के जुलूस में, तो उनमें शुहदा की तादाद और लिस्ट निकाल के देख लें और जख्मियों की भी, उसमें निस्फ सुन्नी थे निस्फ शिया थे। इसका क्या मतलब है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری، امام حسین علیہ السلام کی یاد، مجالس، جلوس، یہ شیعہ سنی مشترکہ سرمایہ ہے، کسی ایک فریق یا کسی ایک مکتب کی میراث نہیں ہے، سب کا ہے، اس لیے کہ امام حسین سب کے ہیں۔ جب رسول خدا سب کے ہیں، امام حسین سب کے ہیں، تو ان کی یاد میں ہونے والا جلسہ بھی سب کا ہے، اسی طرح جس طرح سے عید میلاد النبی سب کا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے جس انداز میں قانون کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت تھی وہ انجام نہیں دی، وہ محنت نہیں کی۔ جب قانون کی رٹ کمزور ہو جائے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں موجود لاٹھی اور کلاشنکوف اور گن سے خوفزدہ ہوا جائے تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک تو کہہ دیا کہ جی وہ جو قانون کی رٹ ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں رکھی جا سکی، اور دوسرے آپ نے جو کہا کہ تیسری قوتیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس میں ڈیسٹیبلائز کرنے میں۔ ٹھیک ہے حاجی حنیف طیب صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ عوامل کا ذکر ہو رہا ہے، ریزنز کا ذکر ہو رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے ایک اسلامی ریاست اور اتنی نفرتیں؟ آئی تھنک میری آواز شاید ابھی کراچی میں نہیں جا رہی ہے، تھوڑی دیر میں دوبارہ رابطہ کرتے ہیں حاجی حنیف طیب صاحب سے جو کہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب اگر یہی والا سوال ہم نفرتوں کا ذکر کریں کہ جو کہ ہمیں بڑھتی ہوئی شاید نظر آتی ہیں، تیسری قوتوں کا بھی ذکر کر دیا، حکومت کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، ریاست کے دوسرے ادارے کہاں جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، خصوصاً کسی ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنے میں مختلف فیکٹرز کا رول ہوتا ہے، جس میں آپ کے قانون کے رکھوالے بھی شامل ہیں، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اور جس میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام ان اداروں کے درمیان جو تین بڑے ادارے ہیں وہ ہم آہنگی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے کسی ملک کے اندر قانون کی رٹ قائم ہوتی ہے اور ریاست میں بسنے والوں کو تحفظ ملتا ہے۔ ابھی جیسے کل بھی ہوا کہ جس انداز میں حکومتی اقدامات کو سبوٹاج کیا گیا، اگر اسی کا ہم جائزہ لے لیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم آہنگی نہیں ہے اداروں کے درمیان، اس لیے بہت ساری جگہوں میں پولیس مجرم کو پکڑتی ہے اور بعض ادارے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں، ان کی بیل ہو جاتی ہے، بعض جگہوں میں اس کے بالکل برعکس ہے، مجرم دندناتے پھرتے ہیں اور اس کے باوجود پولیس ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہے۔ اسلام آباد ہی کی مثال لیجئے، گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں میں اسلام آباد میں مختلف واقعات پیش آئے ہیں، اور ان واقعات میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان واقعات میں پولیس کی نفری کی موجودگی میں دہشت گردوں نے عوام کو تنگ کیا۔ I think اگر آپ اسلام آباد کا ذکر کریں تو ابھی تھوڑی دیر میں آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ ہوں گے، بنیامین صاحب، آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے جرم ہوتا ہوا، مجرم بھی آپ کو دندناتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اور مجرموں کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا عدالت کے کٹہرے میں، اور مجرم کو بھی اسی طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے جس طرح سے مظلوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ قانون کی رٹ پر خود مصر نہ ہو اور آپ کی اپنی کوشش نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ افراتفری ہوگی، اور جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اسی کی بحث ہوگی، اور پھر عدل کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے۔ صحیح، یعنی جو ابھی کل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ نہیں مناسب نہیں لگا آپ کو، کیونکہ ایک فیصلہ حکومت کی طرف سے کیا گیا اور حکومت کے پاس انفارمیشن تھی تو انہیں یہ ڈیسیژن، میں یہی دیکھتا ہوں کہ اگر آج کے دن پاکستان کے بعض علاقوں میں فساد کی، دھماکوں کی، ٹارگٹ کلنگ کی اگر کوئی رپورٹ حکومت کے پاس موجود ہے تو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے حکومت کو آزادی کے ساتھ ایسا کام کرنا چاہیے، ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے عوام کی اکثریت کی عزت کو، ان کی ناموس کو، ان کی جان و مال کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب اگر حکومت کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس قدم کو اگر کوئی ادارہ اٹھ کے سبوٹاج کر دیتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے، تو نتیجتاً پھر کیسے پولیس کام کر سکتی ہے، کیسے حکومت کام کر سکتی ہے؟ میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، ان کے درمیان ایک اتفاق رائے قائم ہونا چاہیے تاکہ سب مل کر مجرم کو روک سکیں اور مظلوم کی مدد کر سکیں۔ صرف ایک دوسرے کو یا ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کرے، obviously ملک کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز
जब हम हुकूमत की बात करते हैं, कल काफी सारे लोगों ने, आज भी मैं देखती रही, बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी ये आप क्यों मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं, आप ये क्यों इस तरह से मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी लगा रहे हैं। आपके नजदीक इकदाम सही हैं? इससे फर्क पड़ता है? देखिए, अगर हम गुज़श्ता सालों का जायजा लें, कोयटा में ईद के दिन मोबाइल सिम के जरिए से धमाका किया गया और उसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए, नमाजी शहीद हुए और ईद के दिन को पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों ने सोग के आलम में गुजारा। इसी तरह के वाकयात पेशावर में हुए हैं, इसी तरह के वाकयात आपके लाहौर में हुए हैं। अगर वो इदारे जिनका काम इस तरह की चीजों की निशानदेही है और इस तरह के मजालिम और धमाकों की रोकथाम है, अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फलान टूल हमारे माशरे में मनफी रोल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अगर वो एक दिन के लिए या उस हादसे के मौके पर रोकते हैं, तो हमें क्यों एतराज होना चाहिए? सही है। न सिर्फ एतराज नहीं होना चाहिए बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है तो उससे हुकूमत को फायदा होता है या नुकसान? हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी इस वक्त जो है सवालिया निशान है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे अवाम को परेशानी हो, तो खुद हुकूमत को उसका नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत ने ये रिस्क लिया है बम धमाकों से, सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं कि जी हमारी मुश्किलात इस वक्त बढ़ा देती है हुकूमत, जब लेकिन फोन सर्विस बंद करते हैं, एक फोन सर्विस करने से, एक फोन सर्विस अगर बंद करने से चंद 100 लोगों की जानें महफूज रहती हैं, एक धमाके से आप रोक सकते हैं, एक बम ब्लास्ट होने से आप रोक सकते हैं, तो क्यों ना ये कुर्बानी दी जाए? एक सिंपल सी बात है। लिहाजा अगर वक्ती तौर पर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें हमें ताउन करना चाहिए और उन तमाम इदारों से ताउन करना चाहिए जो कानून के निफाज के लिए बगैर किसी तासुब के अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो। सही। अच्छा चलें, हुकूमत की बात होगी। हुकूमत जो भी इकदाम ले रही हो, आप लोगों की तरफ से जब हम उलमा कराम के किरदार की बात करते हैं तो क्या आया इस किस्म की सजेशंस हुकूमत को दी जाती हैं? स्पेशली अगर हम ये मुहर्रम के हवाले से देख लें, कहीं हम सुनेंगे कि जी इन जलूसों के पे पाबंदियां लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, ये तमाम चीजें, तो आप लोगों की तरफ से क्या सजेशंस होती हैं? इस पर मैं जानना चाहूंगी। लेकिन क्योंकि अभी आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया था तो आईजी इस्लामाबाद बिनयामीन साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम बिनयामीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिनयामीन साहब, मुहर्रम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जो जारी कर दिया गया, इक़दामात जो हैं वो हो भी रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलामा अमीन शहीदी साहब से और उनका ये कहना है कि बहुत बार इस तरह से होता है कि आपको जुर्म होता हुआ भी नजर आ रहा होता है। इन्होंने इस्लामाबाद की अभी यहाँ पर मिसाल दी थी कि मुजरिम भी नजर आते हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। तो क्या वाकई में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं और क्या मुहर्रम के महीने में हम अवाम को आप ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि इस किस्म के कोई वाकयात नहीं होंगे? कि बिल्कुल मुजरम पकड़े जाते हैं और शहीदी साहब की इतला के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने मैरियट बम ब्लास्ट के मुलजिम पकड़े, यूना कैप्रेस रेस्टोरेंट के मुलजिम पकड़े, डेनिश एम्बेसी के मुलजिम पकड़े, अपारा में जो बम ब्लास्ट सुसाइड अटैक हुआ था उसके पकड़े, मेलोडी में जो पुलिस वाले शहीद हुए थे उसके पकड़े, चीफ जस्टिस साहब के काफिले पे जहां इब्रार शाह की टांगें जाया हुई F8 मरकज में वो मुलजिम पकड़े, 15 पे जो सुसाइड हुआ वो मुलजिम पकड़े, स्पेशल ब्रांच में जो हुआ वो मुलजिम पकड़े, FC की चेक पोस्ट पे हुआ E7 में वो पकड़े, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो मुलजिम थे वो पकड़े, साईं बूटा दरबार पे जो हुआ था वो पकड़े। तो मुलजिम तो इस्लामाबाद पुलिस ने तो अपनी जान हथेली पे रख के 47 लोग हमने अपने शहीद करवाए हैं और इस शहर को जो है पुरअमन बनाया है। तो इनको पता नहीं क्यों गिला है हमसे। सही। अच्छा चलिए अलामा साहब, आप कहना चाहेंगे, कुछ सवाल करेंगे? शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़ी वजाहत से अपनी जो गुज़श्ता कारकर्दगी है वो बयान की। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा था वो गुज़श्ता 2 हफ्तों में पेश आने वाले वाकयात हैं। यहां पर CDA मस्जिदों के प्लाट्स जारी करती है तमाम तर अपने कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। अब अगर कहीं पर कोई मस्जिद बन रही हो और उसके मुकाबले में कुछ लोग शरारत की नीयत से उठें और उन प्लाट्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें और फिर जब न लगा सकें तो फिर सामने प्लाट पर कब्जा करके रास्ते बंद कर दें और वहां पर पुलिस के SHO की निगरानी में बिल्डिंग तामीर हो रही हो गैर कानूनी, तो क्या वहां पर हमारा फर्ज नहीं बनता कि ऐसे शरपसंदों को रोका जा सके जो
आगे आने वाले दिनों में मजीद पूरे माशरे के हालात को खराब कर सकते हैं। बेनियामीन साहब, इसका जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि अभी जो 2 हफ्ते गुजरे उनमें इस किस्म के वाकयात हुए। अर्ज कर दूं कि मसाजिद और इमाम बारगाहें जो हैं वो कानून के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पे बननी चाहिए। ग्रीन